निरोगी काया मतलब कि आप अगर बिना बीमारी के रह रहे हैं तो उससे बड़ा धन कुछ नहीं है। कोरोना काल ने ये बता दिया कि पैसे की वैल्यू इंडिया में जीरो क्या पूरे विश्व में जीरो है। करोड़पति लोग थे जिनके पास करोड़ों रुपए थे, परिवार का परिवार खत्म हो गया, बच्चा बचा उनके घर में। है कि हमें जो सुबह का नाश्ता है वो राजा की तरह करना चाहिए और रात का खाना जो है भिखारी की तरह खाना चाहिए। बट हमारे भारत में जो खान पान है वो उल्टा है। सुबह काफ़ी लोग ऐसे हैं जो जल्दबाजी में होते हैं, अपने काम को लेकर नाश्ता नहीं करते, दिन का खाना आप 4-4 बजे खाते हैं और रात को 8-9 बजे जो है आप बहुत बड़े लेवल पर डिनर करते हैं। तो आपको अपने खाने का संचार बदलना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर जो है वो रोग मुक्त रहे। मैं किताबें भी लिखता हूँ, मैंने डॉक्टरी पे ऑलरेडी 16 किताबें लिखी हैं। हम लोग डॉक्टर्स को पढ़ाते भी हैं, एमबीबीएस के बाद जो पीजी की पढ़ाई होती है वो हम करवाते हैं। और मेरी किताबें भारत की बड़ी बड़ी जो पब्लिकेशन हाउस है मेडिकल में, चाहे जेपी पब्लिकेशन हो, चाहे सीबीएस पब्लिकेशन हो, उन सब ने जो है मेरी किताबें जो है उनको प्रिंट किया है। सबसे पहले तो डॉक्टर खुद ही जो है हॉस्पिटलों में सुरक्षित नहीं है। आपने देखा अभी कुछ 10 दिन पहले कलकत्ता में कैसे एक डॉक्टर बहन के साथ आर.के. कर मेडिकल कॉलेज के अंदर उसके साथ जो है रेप होता है और उसके बाद उसका मर्डर कर दिया जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सभी स्वस्थ रहें, सभी निरोग रहें। इसी सिद्धांत पर चलने वाली यह भारत देश आज चारों तरफ से बीमारियों से घिर चुका है। नमस्कार, मैं धनंजय कुमार और आपका स्वागत है स्वदेशी भारत न्यूज में। आप देख रहे हैं स्वदेशी भारत न्यूज का खास कार्यक्रम जनहित वार्ता, जिसमें हम आपको भारत देश में उत्कृष्ट कार्य कर रहे प्रेरणादायक व्यक्तियों से परिचय कराते हैं। आज मेरे साथ इस एपिसोड में खास मेहमान के तौर पर दिल्ली के मशहूर डॉक्टर और चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़े विद्वता हासिल कर चुके डॉक्टर भूपेंद्र सर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले स्वदेशी भारत न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने मुझे मौका दिया अपने साथ इस इंटरव्यू के लिए। मैं आपके सारे दर्शकों को हृदय की गहराई से नमस्ते बोलता हूँ। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप अपना पूर्ण परिचय दीजिए। मैं सर डॉक्टर भूपेंद्र चौरसिया हूँ, एक एमबीबीएस डॉक्टर हूँ और मैं किताबें भी लिखता हूँ। मैंने डॉक्टरी पे ऑलरेडी 16 किताबें लिखी हैं। हम लोग डॉक्टर्स को पढ़ाते भी हैं। एमबीबीएस के बाद जो पीजी की पढ़ाई होती है वो हम करवाते हैं और कोशिश होती है कि जो देश का युवा है या देश का कोई भी वर्ग हो, जब भी किसी मुसीबत में है तो उनके साथ जाके खड़ा हुआ जाए। तो दिल्ली के ऐसे काफ़ी मुद्दे होते हैं, चाहे कंजावला केस हो जहाँ पे अंजलि नाम की बच्ची को 13 किलोमीटर तक बर्बरता से घसीटा गया हो, चाहे नीट का वो मुद्दा हो जिसमें 24 लाख अभ्यर्थी जंतर मंतर से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आस लगा के बैठे थे, चाहे कुछ दिनों पहले ही राजेंद्र नगर में यूपीएससी छात्रों का बेसमेंट में पानी से डूबने की मौत हो। हमेशा जहाँ भी कोई दिक्कत होती है मैं वहाँ एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते पहुँचता हूँ और अपनी भूमिका निभाता हूँ और यही चाहता हूँ समाज से भी कि देश का युवा अपने अंदर की जो एक शक्ति है उसको समझे और जहाँ भी कुछ गलत होता हुआ देखे उसके साथ जाके खड़े हों। मध्य प्रदेश के भोपाल के डॉक्टर भूपेंद्र चौरसिया, यहाँ इस डॉक्टरी के क्षेत्र में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली और शुरू से लेके यहाँ तक का यात्रा आप कैसे तय किए, थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बताइए। देखिए, मेरी माताजी जो हैं इंदू चौरसिया जी, वो नोटरी एडवोकेट हैं और भोपाल में अभी भी वो प्रैक्टिस करती हैं। उनका बचपन से सपना था कि मैं एक डॉक्टर बनूं, तो माताजी से प्रेरणा मिली और वो हमेशा, चूँकि मेरे मामा जी भी आर्मी में डॉक्टर रहे हैं, तो वो हमेशा मुझे कहती थी कि मैं तुम्हें डॉक्टर बना के ही मानूंगी। मेरी दिलचस्पी, मैं आपको बताता हूँ, मेरी दिलचस्पी एक्चुअली मीडिया लाइन में आने की थी। मैं जब 10वीं 11वीं में था तो मैं मतलब लोग कहते थे आप बड़ा अच्छी बात करते हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं, तो मेरे मन में था कि नहीं, मीडिया लाइन में या मतलब फिल्म इंडस्ट्री या बॉलीवुड में जाएं, कुछ अपना काम करें। पर माताजी का हमेशा कहना होता था, और सर मैं बताना चाहता हूँ आपके दर्शकों को कि मैंने थिएटर भी किया है। भोपाल में मैंने रविंद्र भवन में काफ़ी जो है थिएटर किए हैं, नाटक किए हैं। मेरी काफ़ी मैंने टेलीफिल्म्स की हैं और दूरदर्शन पे मेरी काफ़ी टेलीफिल्म्स जो हैं वो प्रदर्शित भी हुई हैं। तो मेरी मम्मी का हमेशा सपना रहा शुरू से कि मैं डॉक्टर बनूं और यात्रा जो है वो बड़ी कठिन भी रही और बड़ी सरल भी रही। कठिन इस बात के लिए रही कि मैंने अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई जो है वो विदेश से की, तो विदेश में मैं जहाँ से पढ़ाई करता था वहाँ ठंड बड़ी ज़्यादा थी, मतलब -25 -30 टेम्परेचर होता था। भारत का खाना भी बड़ा मुश्किल से मिलता था, तो वहाँ पे खुद अपनी मेहनत करके चीज़ों को समन्वय करना और बीमार पड़े तो खुद ही को संभालना। तो ज़िंदगी बस यहाँ तक चले आ रही है। 2011 में अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करी और वो दिन है और आज का दिन है। 13-14 साल से दिल्ली में डटे हुए हैं। काफ़ी अड़चनें आई, काफ़ी दिक्कतें आई।
डॉक्टर्स की भी काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी हमने। और बस यही कहूँगा कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो कभी भी हौसला मत हारिए, चलते जाइए, ज़रूर जो है मंजिल जो है कामयाबी की एक ना एक दिन आपको ज़रूर मिलेगी। डॉक्टर साहब, हमारे देश में एक कहावत है कि पहला धन निरोगी काया, लेकिन उसी देश में आज जो वर्तमान स्थिति ये हो गया कि हर घर में एक सदस्य बीमार है। ऐसा क्यों डॉक्टर साहब? देखिए सर, मैं आपको कहूँगा कि आज की डेट में आपने जो कही कि भैया निरोगी काया, मतलब कि आप अगर बिना बीमारी के रह रहे हैं तो उससे बड़ा धन कुछ नहीं है। कोरोना काल ने ये बता दिया कि पैसे की वैल्यू इंडिया में जीरो क्या पूरे विश्व में जीरो है। करोड़पति लोग थे जिनके पास करोड़ों रुपए थे, परिवार का परिवार खत्म हो गया, बच्चा बचा उनके घर में। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को कहूँगा कि जो इनने कहा निरोगी काया, मतलब अपने आप को रोग मुक्त रखना। आज इतने सारी बीमारियां होने का, और जैसे इनने बताया परिवार में एक ना एक इंसान बीमार है, उसका सबसे मेन कारण है कि हमारा जो खान पान है वो बड़ा विचित्र हो गया है। किसी समझदार ने कहा है कि हमें जो सुबह का नाश्ता है वो राजा की तरह करना चाहिए और रात का खाना जो है भिखारी की तरह खाना चाहिए। बट हमारे भारत में जो खान पान है वो उल्टा है। सुबह काफ़ी लोग ऐसे हैं जो जल्दबाजी में होते हैं, अपने काम को लेके नाश्ता नहीं करते, दिन का खाना आप 4-4 बजे खाते हैं और रात को 8-9 बजे जो है आप बहुत बड़े लेवल पे डिनर करते हैं। तो आपको अपने खाने का संचार बदलना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर जो है वो रोग मुक्त रहे। आपको अपने खाने में आपको सैलेड लेना पड़ेगा, तेल घी की मात्रा को कम करिए, जंक फूड जो है पिज़्ज़ा बर्गर जो है इसको मत खाइए। मोमोज़, आज मैं देखता हूँ जो युवा है वो मोमोज़ बड़ा खाता है, कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम के बड़े लोग सेवन करते हैं। तो ये सब जो है वो आपके शरीर के लिए हानिकारक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आपके परिवार में कोई बीमार है, कोई बुज़ुर्ग है, तो आप हर 3 महीने में उसका जो है ईसीजी कराइए, उसका नॉर्मल ब्लड टेस्ट कराइए, उसकी जो है ब्लड प्रोफाइल कराइए। अगर घर में महिलाएं हैं, माता हैं, तो उनका थायराइड टेस्ट कराइए। और कहीं भी आपको लगता है उनका शुगर का टेस्ट कराइए। अगर आपको कहीं भी लगता है किसी भी तरीके की बीमारी है तो आप डॉक्टर से परामर्श करके ही दवाई लें। काफ़ी लोग मैं देखता हूं सर वो गूगल के डॉक्टर बन जाते हैं। जो है गूगल से देखेंगे कि भाई मुझे जो है मेरी नाक बह रही है, तो गूगल में डालेंगे कि वो हाउ टू ट्रीट जब आपकी नाक बहती है, और आप दवाई ले लेते हैं। डॉक्टर को परामर्श करके ही दवाई लें। दवाई का सेवन बिना डॉक्टर के ना करें और अपना टाइम टू टाइम चेकअप कराएं। और अगर आपको ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, आपको शुगर की दिक्कत है, तो ध्यान रखिए आप दवाई टाइम पे लें। बहुत बार ऐसा होता है सर, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि एक बुज़ुर्ग को बीपी की दिक्कत थी, उसको डॉक्टर ने कहा आपने दवाई खानी है। अगर वो दवाई का सेवन करेंगे तो वो चीज़ कंट्रोल में रहेगी। आप जब दवाई का सेवन नहीं करेंगे तो जो खून का थक्का है वो कभी भी आपको दिल में जाके आपको ब्लॉकेज दे सकता है, उसको हार्ट अटैक कहते हैं। वही खून का थक्का अगर दिमाग की नसों में चला जाए तो उसको पैरालिसिस कहते हैं। शुगर जो है अपने आप में कहने में कोई बीमारी नहीं है, बट शुगर के पीछे काफ़ी ऐसी बीमारियां हैं, वो आपके मल्टीपल ऑर्गन्स को फेल करने का दम रखती है। इसलिए मैं सारे युवाओं से कहूँगा, आजकल हम देखते हैं युवा वर्गों में फैटी लीवर की बड़ी दिक्कत आ रही है। तो फैटी लीवर हुआ, शुगर हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, अगर कहीं भी कोई ऐसी दिक्कत होती है तो डरें ना, अपना खान पान अच्छा रखें और दवाई का सेवन करें। डॉक्टर साहब, आप इतने सालों तक चिकित्सा के क्षेत्र में रहे, क्या कुछ अनुभव किया आप थोड़ा हमारे दर्शकों को? सर, मैंने चिकित्सा के क्षेत्र में रह के ये अनुभव किया है कि भारत के जो हॉस्पिटल हैं, चाहे सरकारी हॉस्पिटल हों, चाहे स्वास्थ्य सेवा केंद्र हों, चाहे हम दिल्ली की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे झारखंड की बात करें, आज भी हॉस्पिटलों में जिस तरीके की चिकित्सा सुविधा लोगों को मिलनी चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं मिल रही है। सबसे पहले तो डॉक्टर खुद ही जो है हॉस्पिटलों में सुरक्षित नहीं है। आपने देखा अभी कुछ 10 दिन पहले कलकत्ता में कैसे एक डॉक्टर बहन के साथ आर.के. कर मेडिकल कॉलेज के अंदर उसके साथ जो है रेप होता है और उसके बाद उसका मर्डर कर दिया जाता है। तो आप समझिए, दिल्ली हो या दिल्ली की राजधानी हो, भारत की राजधानी दिल्ली हो या बाकी के जगह हो, चाहे कलकत्ता हो, हैदराबाद हो, बड़ी बड़ी जगह हो, चाहे छोटे से छोटा कस्बा हो, स्वास्थ्य सुविधाएं, अगर डॉक्टर को आप सोने का टाइम नहीं देंगे, डॉक्टर को वहाँ प्रॉपर फैसिलिटी नहीं मिलेगी, तो वो कैसे लोगों की सेवा करेगा। दूसरी बात, अब हम आ जाते हैं पेशेंट को लेके। पेशेंट को लेके आप देखते हैं कई जगह हॉस्पिटल्स में हम देखते हैं कि प्रॉपर सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। दिल्ली के कई अस्पतालों में नकली दवाइयाँ दी जा रही हैं दिल्ली सरकार द्वारा। तो लोगों को, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, भारत में
मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को, जेपी नड्डा साहब को इस बात पे संज्ञान लेना चाहिए और भारत का जो स्वास्थ्य सिस्टम है, चाहे आप उसको डॉक्टर के नज़रिए से देखें, चाहे आप उसको पेशेंट के नज़रिए से देखें, उसका परिपक्व होना, उसका सही होना बहुत ज़रूरी है। और वो तभी संभव है तब हर आदमी जो है ईमानदारी से अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे, चाहे वो डॉक्टर हो। मैं डॉक्टरों को भी कहूँगा, कई बार ऐसे होते हैं कि वो कुछ पेशेंट से जो है, डॉक्टर्स चूँकि इतने 24-24 घंटे की ड्यूटी करते हैं तो परेशान हो जाते हैं। मैं डॉक्टरों को भी हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा कि अगर आप किसी पेशेंट के रिलेटिव से बात करें तो आप ये समझ के चलें कि वो आपके परिवार का हिस्सा है, आप अपना फ्रस्ट्रेशन उस पर ना निकालें। और यही बात मैं पेशेंटों को भी कहूँगा कि अगर आपके परिवार में कोई बीमार है, उसकी हालत ठीक नहीं है, तो आप डॉक्टरों पे भरोसा करिए। अरे डॉक्टरों पे भरोसा था तभी तो घर से आप उसको हॉस्पिटल लेके आए हैं। और भगवान ना करे अगर किसी के परिजन के साथ कुछ दिक्कत हो जाती है, अगर उनकी जान नहीं बच पाती, तो आप डॉक्टर को ब्लेम मत करिए, क्योंकि डॉक्टर भगवान नहीं है, वो भी आप ही के जैसा है। उसको आप अपने परिवार का हिस्सा समझिए। और मैं एक डॉक्टर होने के नाते आपको बिल्कुल डंके की चोट पे कहूँगा, कभी कोई डॉक्टर नहीं चाहता कि उसके सामने वाले पेशेंट को वो ना बचा पाए। कभी कभी नियति कुछ ऐसा कर देती है कि वो नहीं बच पाता। डॉक्टर का पेशेंट के साथ और पेशेंट का डॉक्टर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बने। और भारत सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय, देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब और भारत के सारे मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री खासकर पे हेल्थ सेक्टर को लेके जो है एक समन्वय बनाएं, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएं कि कैसे चिकित्सा क्षेत्र में भारत और आगे बढ़े और लोगों को अच्छी मूलभूत सुविधाएं मिलें, अच्छा स्वास्थ्य मिले और अच्छी दवाइयाँ मिलें। डॉक्टर साहब, आज के समय में इस देश की जो स्थिति है, तो आज अगर हम लोग भारत देश में जो भी लोग हैं उनको स्वस्थ रहने के लिए पहला कदम क्या उठाना चाहिए? देखिए, स्वस्थ रहने के लिए पहला कदम तो ये उठाना चाहिए कि आपको अपना खान पान अच्छा रखें, व्यायाम करें। रोज़ सुबह आप कोशिश करें आधा से 1 घंटे आप व्यायाम करें। देखिए, आजकल अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में अभी जैसे ही ठंड आएगी तो यहाँ पे पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो मैं दिल्ली वासियों से भी कहूँगा कि आप नेचुरल एयर में भी अगर सांस लेने की कोशिश करेंगे तो वो प्रदूषित करती है। तो कहीं ना कहीं, और दिल्ली में गाड़ियाँ इतनी हैं, दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं, तो अपने आप को कोशिश करें कि सुबह आधा घंटे व्यायाम करें, आलोम विलोम करें, अपना रोज़ आधे से 1 घंटा वॉक करें। और अगर आप गांव में रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ की हवा तो वैसे ही इतनी ताज़ी है। उसके बाद आप सुबह सुबह जो है वो स्प्राउट्स वगैरह लें। चना, हम उसको देसी भाषा में चना कहते हैं, चने को आप पानी में भिगो के रखें, अगले दिन सोयाबीन हो, चना हो या मूंगफली हो, उसका सेवन करें। और उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करें। फ्रूट्स आप खाएं, खाने में आप सैलेड खाएं, दिन के खाने में दही होगा तो बड़ा अच्छा होगा। शाम का खाना जो है 6-7 बजे के बाद इग्नोर करें, खाना ना खाएं, या बहुत कम या बिल्कुल कम मात्रा में खाना खाएं। और अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो हर 2 घंटे में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ सेवन करें। तो बस यही कहूँगा कि अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए, स्वास्थ्य रहने के लिए आपको सबसे पहले तो एक्सरसाइज की बड़ी ज़रूरत है, आपकी डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए और प्रॉपर टाइम में आपका बॉडी का चेकअप जो है वो आपका होता रहना चाहिए। डॉक्टर साहब, हमने सुना है कि आप कई किताब लिख चुके हैं, तो किस किस क्षेत्र के बारे में आप किताब लिखे हैं और कुल कितने किताब लिखे हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को? देखिए, मैंने डॉक्टरी पे, चूँकि हमारा जो MBBS की पढ़ाई होती है उसमें 4-4.5 साल में 19 सब्जेक्ट होते हैं, अलग अलग विषय होते हैं। और MBBS को भारत की क्या पूरे विश्व की एक सबसे कठिन पढ़ाई माना गया है। तो उस पे जो MBBS की पढ़ाई के बाद जो NEET की परीक्षा होती है, और जो बच्चे विदेश से पढ़ के आते हैं उनके लिए FMG की परीक्षा होती है, जिसको FMG फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन कहा जाता है। उसके बाद DNB की परीक्षा होती है। तो मैंने पिछले 11-12 साल में तकरीबन, बल्कि 13-14 साल में, 2011 में मैंने पहली किताब लिखी थी, तो मैंने पिछले 13 साल में तकरीबन 16 किताबें लिखी हैं। और मेरी किताबें भारत की बड़ी बड़ी जो पब्लिकेशन हाउस है मेडिकल में, चाहे JP पब्लिकेशन हो, चाहे CBS पब्लिकेशन हो, उन सब ने जो है मेरी किताबें जो है उनको प्रिंट किया है और एक प्रोत्साहन मिलता है। और ये किताबें, अच्छा, हमने कुछ राजनेताओं पे भी किताबें लिखी हैं। अरविंद केजरीवाल पे हमने किताब लिखी थी कि ठग्स ऑफ दिल्ली, दिल्ली को ठगने वाले।
कि अन्ना जी को धोखा देके राजनीति में आए और वो सब, और उसमें हमारे भाई जो हैं नीरज चौरसिया जो एडवोकेट हैं, उनने और हमने मिलकर उस किताब को लिखा था। तो काफ़ी किताबें लिखी हैं, 16 किताबों के अलावा ये राजनीतिक किताब है। तो बस सिलसिला जो है कारवा है, चले आ रहा है। जी जी जी। डॉक्टर साहब, हमारे देश में डॉक्टरों को भगवान कहा जाता है, लेकिन आप हाल ही में जो कोलकाता में जो घटना हुई एक महिला डॉक्टर के साथ, जो जिसमें अभी तक देश के आंसू भी नहीं सूखे हैं, तो फिर डॉक्टरों के साथ इस तरह की क्रूरता देखने को मिलती है, तो इस पे आप लोगों के भीतर क्या बीतता है? मैं आपके दर्शकों को उस बच्ची के साथ, उस बहन के साथ जो हुआ उसको बर्बरता को बताऊंगा, क्योंकि हमारी संस्था के पास उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और मैंने बाकायदा उस पोस्टमार्टम को एनालाइज किया। सबसे पहले तो उसकी जो डेथ हुई है, उसकी डेथ का मेन कारण था उसके गले को रेत दिया गया, उसके मुंह को और नाक को दबा दिया गया। उसके बाद उसके शरीर पे तकरीबन 16 एंटीमॉर्टम इंजुरीज थी, अलग अलग जगह। नाखूनों के निशान थे, उसके नाखूनों में खुद में साइनोसिस हो गई थी, नीले पड़ गए थे उसके नाखून, नाखून में खून भी पाए गए, मतलब उसने अपने आप को पूरी बचाने की भी कोशिश करी। उसके बाद उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों पे जो है निशान बने। जब उसकी बॉडी को देखा गया तो उसकी जो वेजाइना थी उसमें से ब्लीडिंग हो रही थी, ऊजिंग ऑफ ब्लड, मतलब खून का रिसाव था। और डॉक्टरों ने पाया कि उसकी योनि में बहुत बुरी तरीके से जेनाइटल पेनिट्रेशन किया गया है, मतलब उसका सेक्सुअल असॉल्ट किया गया है। बोलते बोलते मेरी रूह कांप उठ रही है। उसके शरीर पे काफ़ी जो है वो बाइट किया गया, मतलब उसको दांतों से नोचा गया उसके शरीर को, लोअर मैंडिबल की तरफ, जॉ की तरफ, उसके पूरे शरीर में, उसकी जांघों पे, उसके पैर में। आप समझिए इतनी क्रूरता से उस बहन के साथ जो बर्बरता हुई है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि अगर एक डॉक्टर हॉस्पिटल में सेफ नहीं है, 36 घंटे की ड्यूटी करने के बाद वो बेचारी आराम करने गई थी। और कहीं ना कहीं ये बात मैं चिन्हित करूँगा हमारे मोदी साहब पे कि मोदी साहब आपने शौचालय तो बनवा दिए, अगर आपने हॉस्पिटल में डॉक्टर ड्यूटी रूम भी बनवाए होते तो आज वो बच्ची हमारे साथ होती। मैं कहूंगा सीएम ममता बनर्जी को कि आप अगर कोई केंद्र का मुद्दा होता है तो पूरी आप जो है अपनी टीम लेके उतर जाती हैं। क्यों कलकत्ता में आरके कर मेडिकल कॉलेज में इतना बड़ा हादसा हो जाता है और प्रिंसिपल संदीप घोष को तुरंत आप जो है दूसरी जगह शिफ्ट कर देती हैं? ऐसी क्या चोरी की थी उसने? क्यों वहां पे डॉक्टर ड्यूटी रूम्स नहीं थे? क्यों कॉन्फ्रेंस हॉल में जाके हमारी उस बहन को सोना पड़ा? और क्या कर रहा था आपका सीसीटीवी फुटेज वाला सिक्योरिटी गार्ड? जब वो जो रॉय है, संजय रॉय, जो वहां सिविक वॉलेंटियर था, जब वो अल्कोहल दारू पी के रात भर वहां पे चक्कर लगा रहा था हॉस्पिटल में, तो सीसीटीवी मॉनिटरिंग में वो क्यों नहीं आया? क्यों कलकत्ता पुलिस का उसको संरक्षण था? क्यों वो किसी भी महिला डॉक्टर या नर्स या पेशेंट के रिलेटिव्स के साथ बदतमीजी कर देता था? बहुत दुख होता है मुझे और बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि सरकारों की व्यवस्था ना होने के कारण, सरकारों के जो डिफेंसिव सिस्टम होता है, सीसीटीवी एक प्रिवेंटिव सिस्टम है। आप सीसीटीवी को देख के किसी भी घटना को होने से बचा सकते हैं, पर भारत में सीसीटीवी कैमरों को घटना के बाद देखा जाता है। और वही सीसीटीवी कैमरे अगर मेरी गाड़ी एक रेड लाइट जंप कर दे या एक जेब्रा क्रॉसिंग से मैं 1 मीटर आगे आ जाऊं तो मेरे घर पे सर चालान आ जाता है। तब सीसीटीवी कैमरे पूरे अच्छे से काम करते हैं। पर अगर हमारी माता बहनों के साथ कहीं पर रेप हो जाता है, कहीं छेड़छाड़ हो जाती है, तो उन सीसीटीवी कैमरों को देख के उनको बचाया नहीं जाता। बाद में उनकी मृत्यु होने के बाद यह देखा जाता है कि ये कितनी बजे हुआ। बहुत दुख की बात है। संजय रॉय को फांसी की सजा हो और भारत में कुछ ऐसा कानून आए कि आगे से ऐसी हरकत करने का कोई भी ना सोचे। और मैं मोदी साहब से कहूँगा, नड्डा साहब से कहूँगा कि दिल्ली हो, चाहे दिल्ली के छोटे से बड़े अस्पताल हो, चाहे भारत के अलग अलग राज्यों के अस्पताल हो, आपको स्वास्थ्य व्यवस्था को समझना पड़ेगा। डॉक्टरों की जो ज़रूरतें हैं उसको समझना पड़ेगा।
अगर डॉक्टर खुद हॉस्पिटल में सेफ नहीं है तो मुझे लगता है इस दुनिया में कोई कहीं भी सेफ नहीं है। डॉक्टर साहब, आपने जैसे भी बताया है ना, तो हमने आपको कई मीडिया चैनलों में देश के मुद्दों पर आवाज़ उठाते हुए भी देखा है। तो क्या यह भी आपके ओर से तैयारी हो रही है? क्या आप राजनीति में बहुत बड़े रूप में कदम रखने जा रहे हैं? देखिए, मैं मानता हूँ राजनीति में कदम रखना या एक समाज सेवी होने में ज़्यादा फर्क नहीं है। मैं मानता हूँ, मैं आज भी राजनीतिक बातों पे अपनी प्रतिक्रिया रखता हूँ। आज भी जहाँ मुझे लगता है कि दिल्ली के हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल जो है कहीं कुछ चोरी चकारी कर रहे हैं, उनके विधायक कुछ गलत कर रहे हैं, उनके पार्षद गलत कर रहे हैं, तो हम आज भी आवाज़ उठाते हैं। तो राजनीति में कदम आज रखने की बात नहीं, राजनीति में तो हमने उसी दिन कदम रख दिया था जिस दिन हमने समाज के मुद्दों पे एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हस्तक्षेप करना चालू किया था और उनकी दिक्कतों को समझना शुरू किया था। अब आपका अगला सवाल कि राजनीति में आपकी क्या सोच है? राजनीति में मेरी सोच बहुत क्लियर है। जो देश का युवा है, जो देश का यूथ है, उसको समाज की सेवा करने के लिए आगे आना चाहिए। मैं उसको राजनीति नहीं कहूँगा, मैं उसको सामाजिक दायित्व कहूँगा या राष्ट्र दायित्व कहूँगा या राष्ट्र सेवा कहूँगा। अब कहने को आज की परिप्रेक्ष्य में राजनीति क्या हो गई है, कहीं पे अगर कोई हादसा होता है तो आप देखेंगे अलग अलग विपक्षी पार्टी के लोग ट्विटर पे जो है उसको पोस्ट कर देते हैं और हम ये मानते हैं कि अरे वाह, देखिए इनने इस पे बात कर दी। वो राजनीतिक लोग उस गलियारे में जाके उस विक्टिम के माँ बाप के साथ क्यों खड़े नहीं होते? आप देखिए, अगर ममता बनर्जी के राज्य में कुछ होता है तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और सारे विपक्षी दल चुप बैठे हुए हैं। यही चीज अगर दिल्ली में होती तो बीजेपी शांत होती, दूसरे लोग बात करते। तो राजनीति में ऐसा क्यों होता है? तो मेरी सोच यह है कि जहां पे किसी के साथ कुछ गलत हो, डॉक्टर भूपेंद्र चौरसिया और उसके सारे युवा साथी वहां जाके खड़े होते हैं। और आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में हम लोग पूरी तैयारी में हैं कि जो विधायक दिल्ली की जनता को खून के आंसू रुला रहे हैं, दिल्ली की आम आदमी पार्टी के विधायक इतने निकम्मे हो गए हैं, इतने नकारा हो गए हैं कि 10 साल में उनको 100 करोड़ का एमएलए लेड फंड मिला है। सर, दिल्ली में 1 साल में 10 करोड़ का एमएलए लेड फंड होता है और 70 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं। आप अगर दिल्ली की हालत, आप मेरे साथ चल के दिल्ली की झुग्गियों को अगर आप देख लें तो आप कहेंगे कि ये कैसे नर्क की जिंदगी जी रहे हैं। दिल्ली का एक आम आदमी, उसको आज भी जब गर्मी होती है तो उसको पानी के लिए दर दर तड़पना पड़ता है, एक एक बूंद के लिए तड़पना पड़ता है। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने अपने गुंडों को बोरवेल की रखवाली दे दी है। सरकारी बोरवेल जो है वो उनके आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता चलाते हैं और गरीबों से पैसे लिए जाते हैं। बारिश आती है तो पानी से उनका घर जो है वो भर जाता है। केजरीवाल ने कहा था कि हम 300 झीलें बनाएंगे, केजरीवाल ने अपना सपना पूरा कर दिया। जब से एमसीडी में केजरीवाल आए हैं, एमसीडी मतलब नगर निगम, तब से दिल्ली के हालात इतने बिगड़ गए हैं कि दिल्ली की गंदगी, डेंगू हो, बुखार हो। आप भी पत्रकार साहब, आप झारखंड से यहाँ पे आए हैं, आपको 4 दिन हुए हैं और आपने भी मुझे आके बताया कि भैया मुझे भी थोड़ा सा बुखार हो रहा है, क्योंकि दिल्ली की हवा में, दिल्ली की साफ सफाई में इतनी गंदगी है कि डेंगू फैलना, वायरल फैलना एक आम दिक्कत हो गई है। तो मैं डॉक्टर भूपेंद्र चौरसिया यही आह्वान करता हूँ सारे देश के युवाओं से, चाहे वो दिल्ली के युवा हों, चाहे झारखंड के युवा हों, चाहे यूपी के युवा हों, चाहे भारत का किसी भी कोने का युवा हो, अगर आप कहीं भी गलत होता हुआ देखें तो आप उसके लिए आवाज़ उठाएं। आप जैसे युवाओं को राजनीति में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आवाज़ तो उठा सकते हैं, पर आप उनकी आवाज़ का तभी एक सॉल्यूशन दे सकते हैं जब आप एक सिस्टम का हिस्सा बनेंगे, जब आप चुने हुए प्रतिनिधि बनेंगे, चाहे आप काउंसलर बने, चाहे आप एमएलए बने, चाहे आप एमपी बने। तो मुझे लगता है कि मैं और मेरी टीम अब उस ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और आने वाले दिल्ली असेंबली इलेक्शन में हम लोग पूरा एक युवा संगठन, युवा भारत राष्ट्र सेवा, ये दिल्ली की 70 विधानसभाओं में लोगों के सामने जाएगा और उनके सामने एक युवा ऑप्शन देगा कि आपने इस भ्रष्टाचारी केजरीवाल को भी देख लिया, आपने शीला दीक्षित की कांग्रेस को भी देख लिया और बीजेपी को तो कई सालों से आप देख ही रहे हैं। एक बार आप देश के युवा को दिल्ली की
सेवा करने का मौका दें। और अगर देश का युवा, दिल्ली का युवा अगर वो ठान लेगा तो दिल्ली बदलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। दिल्ली में बड़ी आम दिक्कतें हैं साहब। दिल्ली में पूर्वांचल के काफ़ी लोग हैं, दिल्ली में हर समुदाय के लोग हैं, दिल्ली में हर धर्म के लोग हैं। पर दिल्ली में जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि आज भी जो रोटी, कपड़ा और मकान की बेसिक सुविधाएं हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं। दिल्ली का मुख्यमंत्री दारू की दलाली में तिहाड़ जेल में बंद है। बहुत दुख होता है, बोलने में शर्म आती है कि हम उस दिल्ली के रहने वाले हैं जिसके मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया गया। लोग कहते हैं कि ये तो प्रपंच रचा है बीजेपी ने। मैं कहता हूं कि जहां आग लगती है वहीं धुआं होता है। लोगों ने एक परसेप्शन क्रिएट किया केजरीवाल ने, और यही परसेप्शन वो अलग अलग जो है स्टेट में बनाते हैं कि दिल्ली में भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। मैं आपको दिल्ली की सच्चाई बताता हूं। अगर आपको एक BACS का इलेक्ट्रिक मीटर लगवाना है तो आपको पैसा देना है, आपको जल बोर्ड का पानी का कनेक्शन लेना है तो आपको पैसा देना है, आपको किसी पेशेंट का इलाज कराना है तो आपको पैसा देना है। अरविंद केजरीवाल का जो मॉडल है नॉन करप्शन का, वो एक झूठ है, फरेब है, क्योंकि करप्शन के मुद्दे पे तो खुद अरविंद केजरीवाल अंदर हैं। और बहुत दुख होता है कि आपने शराब नीति से दिल्ली की महिला और बहनों पे अत्याचार को बढ़ाया। 1+1 आपने दिया, और उस लिकर पॉलिसी में आपने साउथ की लॉबी को एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया। आपने परसेंटेज मार्जिन को 5% से बढ़ा के 12% कर दिया, और इस पैसे का किकबैक लेके आपने गोवा में और पंजाब में इलेक्शन लड़ा। तो मैं यही कहूंगा केजरीवाल जी, आप जिस एजेंडे पे आए थे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, अब वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन तो मुझे नहीं पता, बट केजरीवाल इज विद करप्शन ये तो अब सिद्ध हो गया है। आपके MCD में काउंसलर पर फ्लोर लेंटर डलने का 10-10 लाख रुपए ले रहे हैं। 4 फ्लोर के बाद MCD परमिशन नहीं देता, बट 15-15, 20-20 लाख लेके आप अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन भी करवाने दे रहे हैं। तो केजरीवाल जी होश में आइए। दिल्ली का ये जो युवा है वो जाग चुका है, और मुझ जैसा पढ़ा लिखा आदमी आपके साथ जब सवाल करेगा ना तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। आप भारत के प्रधानमंत्री को अनपढ़ बोलेंगे और आप बोलते रहते हैं। मैं तो एक पढ़ा लिखा युवा हूं। आके आप मेरे से डिबेट करिए और बताइए कि आपके MLO ने 70 MLO ने क्या किया, आपने मुख्यमंत्री होने के नाते क्या किया। बिजली और पानी के नाम पे आपने जो झूठ फैलाया है, आ जाइए बिजली के मैं आपको बिल 1-1 लाख 2-2 लाख के बता देता हूं। पानी के बिल 3-3 लाख के आपकी जल बोर्ड देती है, और बाद में आप सेटलमेंट स्कीम लाते हैं। चोरी और सीना चोरी कोई अरविंद केजरीवाल से सीखे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत के सारे लोगों से कहूंगा कि इस ठग बहरूपिये को अपने राज्य में घुसने मत देना, ये सब कुछ सत्यानाश कर देगा। तो आपके अनुसार डॉक्टर साहब, अभी जो पार्टियां हैं, ऑलरेडी क्षेत्रीय पार्टी भी है, राष्ट्रीय पार्टी भी है, और कई नेता हैं, तो ये लोग देश को उद्धार नहीं कर सकते? देखिए, मैं कहूँगा सर, हमाम में सब नंगे हैं। हमाम में सब नंगे कैसे हैं कि 10 साल लोगों को लगा तो उनने मोदी साहब को दिए 2014 से, अब हम 24 में आ गए हैं। क्या महिलाओं के साथ बलात्कार खत्म हो गए? क्या महिलाओं पे अत्याचार खत्म हो गए? क्या देश से करप्शन खत्म हो गया? क्या देश से बेरोजगारी खत्म हो गई? क्या भारत के हर युवा को जो पढ़ता है क्या उसको रोजगार मिलता है? आज भी भारत देश में बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, पर विपक्ष को इस मुद्दे को उठाना ही नहीं आता। और विपक्ष किसको आप विपक्ष कहते हैं? ये राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ये हाथरस पे जब 200 लोग उस बाबा के कार्यक्रम में कुचल के मर गए तो इनने एक शब्द भी नहीं कहा, क्योंकि वो बाबा जो था सूरजमल, वो एक समुदाय से आता था। इनको लगा कि यूपी में अभी इलेक्शन होने वाले हैं, अगर उसका विरोध करेंगे तो उस इलेक्शन की 10 सीटों पे फर्क पड़ेगा। तो सर, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, टीएमसी हो, सब हमाम में नंगे हैं। जब सबको देश को खोखला बनाने में लगे हैं। सर, खोखला तो बना ही रहे हैं ना। आप मुझे बताइए ना, आज अगर हम दिल्ली राज्य की बात करें तो यहाँ दिल्ली की बहुत बुरी स्थिति है। झारखंड के आप रहने वाले हैं, बताइए झारखंड की कितनी बुरी स्थिति है। झारखंड के सीएम साहब खुद जो है जेल रह के आए हैं। झारखंड की वृद्धि के लिए आज तक क्या किया गया?
झारखंड भारत का वो राज्य है जो सोने की उगाई करता है, कोल की उगाई करता है। कोयला और सोना पूरे विश्व में सबसे महंगा बेचा जाता है। झारखंड के लोग मजदूरी कर करके उन खनन जगह पे जाके अपनी मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, पर झारखंड में आज भी आप ही लोगों के द्वारा मुझे बताया गया कि आज भी झारखंड के कई गांवों में बिजली नहीं है, पानी नहीं है। तो मैं आपको भी कहूंगा सर, युवा भारत राष्ट्र सेवा झारखंड के युवाओं से भी यह निवेदन करेगा कि आप जुड़िए और जहां भी गलत होता है आवाज उठाइए। डॉक्टर भूपेंद्र चौरसिया अपनी पूरी टीम के साथ झारखंड के हर युवा के साथ खड़ा हुआ है और झारखंड में आने वाले विधानसभा चुनाव हो, चाहे आगे निगम चुनाव हो, चाहे आगे लोकसभा चुनाव हो, हम विपक्ष का काम करने जा रहे हैं। युवा भारत राष्ट्र सेवा पार्टी झारखंड में विपक्ष का काम करने जाएगी और हमारे झारखंड के, हमारे दलित भाइयों के लिए, आदिवासी भाइयों बहनों के लिए, युवा वर्ग के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए, जहां भी सरकारें उनके साथ गलत करेगी, चाहे वो जेएमएम की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, युवा भारत राष्ट्र सेवा उन सब लोगों के साथ खड़ी होगी और उनकी आवाज बनेगी। डॉक्टर साहब, अब मेरा अंतिम सवाल, भारत को आज़ाद हुए लगभग 78 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन इन 78 वर्षों में हमने क्या पाया और क्या खोया, वह आपसे हम जानना चाहेंगे। देखिए, मैं 78 क्योंकि आज़ादी के इस संघर्ष में 7.5 लाख क्रांतिकारियों ने अपना सर्वस्व बलिदान दे दिया, मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया, लेकिन आज देश को आज़ाद हुए 78 वर्ष पूरे हो चुके हैं। लेकिन ऐसे में आज इन 78 वर्षों में भारत ने क्या पाया और क्या खोया? भारत ने हज़ारों लाखों उन स्वतंत्रता सेनानियों को खोया जिनने इस आज़ादी की लड़ाई लड़ी, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो सद्गुरु हों, चाहे महात्मा गांधी हों, चाहे सुभाष चंद्र बोस हों, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हों। काफ़ी ऐसे नाम हैं जो मैं यहाँ पे बोल नहीं पाऊँगा, बहुत सारे नाम हैं, झांसी की रानी हो। मैं यही कहूँगा इन 78 सालों में कि हम लोग ज़मीन से लेके चांद तक पहुँच गए, हमने बहुत कुछ पा लिया, हम 2G से लेके 5G तक आ गए, पर क्या हमारे भारत की महिला आज जब घर से निकलती है तो क्या वो महसूस करती है वो सुरक्षित है? अगर मेरी बहन, अगर मेरी माँ या किसी की भी बहन और माँ अगर वो घर से निकलती हैं और अगर वो हमारा 1-2 बार में फ़ोन ना उठाएं तो हम टेंशन में आ जाते हैं, तो ये डर क्यों है? हम कब हमारी माँ बहनों को सुरक्षित महसूस करने की हम स्वतंत्रता देंगे? सबसे पहले तो महिला सुरक्षा और रेप जैसे अपराध के लिए कोई कठोर कानून, ये बहुत ज़रूरी है, वक्त की मांग है। दूसरा, बेरोज़गारी। क्या इन 78 सालों में बेरोज़गारी ख़त्म हो गई सर? क्या आज भारत में सबको रोज़गार मिल गया? ये बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। एडम स्मिथ के रिपोर्ट के अनुसार उस समय की तुलना में अभी 5 गुना ज़्यादा बेरोजगारी है। देखिए, आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, सरकारें जब पावर में आती हैं, चाहे केंद्र सरकारें हों, राज्य सरकारें हों, मैंने जो देखा है ये अपने घरों को भरने में लगी रहती हैं। अगर इनकी फंडिंग का 50% भी आम जनता में लगे ना सर, तो भारत जो है ना 10 साल में आप देखिएगा कि ये काफ़ी देशों से और आगे बढ़ जाएगा। मुझे ऐसा लगता है भारत कोई अदृश्य शक्ति है, कोई स्पिरिचुअल शक्ति है जो इस भारत देश को चला रहा है। नेताओं ने तो बेड़ा गर्क कर दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा और 2 महान क्रांतिकारी वीरों का नाम लेके आपके इस इंटरव्यू को ख़त्म करूंगा। महात्मा गांधी और भगत सिंह, ये 2 लोग हैं, एक ने अहिंसा को हमेशा सर्वोप्रिय माना और एक ने हिंसा को। तो मैं भारत के हर युवा से कहूंगा कि आपके अंदर एक महात्मा गांधी भी होना चाहिए और एक भगत सिंह भी होना चाहिए। जहां आपको लगता है कि महात्मा गांधी के रास्तों पे चल के अहिंसा को सर्वोपरि मान के हाथ जोड़ के
अगर काम होता है तो आप महात्मा गांधी को याद करें और अपने काम को करने की कोशिश करें, या किसी का काम करवाने की कोशिश करें। और अगर आपको लगता है महात्मा गांधी का अहिंसा का धर्म नहीं चल रहा, तो उसके बाद फिर आप भगत सिंह को याद करिए और पूरी ताकत से, शिद्दत से कोई भी दिक्कत तकलीफ को, लड़ाई को, अगर किसी के साथ गलत होता है उसकी लड़ाई में खड़े हो जाइए, ज़रूर कामयाबी आपको मिलेगी। और मैं देश के नेताओं से यही कहूँगा, आपको ऊपर जाके भगवान को मुंह दिखाना है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हो, एमएलए हो, काउंसलर हो, छोटे प्रधान हो, सरपंच हो, अरे आपको जब लोगों ने चुना है तो आप उनके बीच में रहिए। पैसा कमाने में लगे हुए हैं आपको उनकी, लोगों के दर्द को समझना पड़ेगा। उनने आप पे 5 साल के लिए भरोसा नहीं किया, उनने आपके पे जिंदगी भर के लिए भरोसा किया। क्योंकि अगर आप एक बार चुने हुए प्रतिनिधि बन गए तो आपको मरते दम तक पेंशन मिलेगी साहब। ये दुनिया का एक लौता ऐसा रोजगार है कि 5 साल आप काम करिए और जिंदगी भर आप पेंशन लीजिए, फ्री हवाई सेवा करिए, फ्री रेल सेवा करिए। तो मैं यही कहूँगा, शर्म करिए, आपको ऊपर जाके भगवान को भी मुंह दिखाना है। और सारे युवा जुड़ें और देश की तरक्की के लिए डॉक्टर भूपेंद्र चौरसिया का साथ दें और हर उस युवा का साथ दें जो देश में बदलाव लाना चाहता है और पॉजिटिव वे में बदलाव लाना चाहता है। डॉक्टर साहब, आप सबसे अंत में हमारे जो स्वदेशी भारत न्यूज़ के दर्शक हैं उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? स्वदेशी भारत न्यूज़ के सारे दर्शकों को मेरा यही संदेश है कि झारखंड में जो हमारी दलित बहनों के साथ, आदिवासी बहनों के साथ, हमारे दलित आदिवासी भाइयों के साथ, हमारे सारे समुदाय, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ जो गलत हो रहा है, उसको लेके झारखंड के युवाओं से मैं हाथ जोड़ के डॉक्टर भूपेंद्र चौरसिया विनती करता हूँ, आप खड़े होइए, आप अपने एक वोट की ताकत को समझिए। आप जब वोट देने जाएं तो ऐसे इंसान को वोट दें जो 5 साल आपके सुख दुख में खड़े होने का आपको वादा ना दे, वो आपके साथ खड़ा रहे। और जहां भी लगता है कि आपका चुना हुआ प्रतिनिधि आपकी बातों को, आपके लिए नहीं लड़ रहा, नहीं खड़ा हो रहा, तो आप जो है विपक्ष की भूमिका निभाइए। भारत का हर नागरिक इस देश का विपक्ष है। मैं नहीं मानता कि सिर्फ राहुल गांधी विपक्ष के अध्यक्ष हैं, मैं भी विपक्ष हूं, आप भी विपक्ष हैं। हर वो आदमी जो चुनी हुई सरकार से सवाल पूछता है वो विपक्ष है। चाहे वो केंद्र सरकार से पूछे, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट से पूछे, चाहे वो निगम सरकारों से पूछे, चाहे वो सरपंच से पूछे। झारखंड के इस चैनल को मेरी बहुत बधाइयाँ। मैं यही कहूँगा कि आपका चैनल आगे बढ़े, फूले फले, और जिस तरीके से आपका चैनल सच को उजागर करता है, लोगों की आवाज़ बनता है, इसी तरीके से बने रहे। और मैं पूरी तरीके से हमेशा आपके चैनल के साथ में हूं। और आपका चैनल कभी भी लोगों की भलाई के लिए अगर कोई सम्मेलन भी करता है तो हम पूरी टीम के साथ वहां जरूर आएंगे। जी डॉक्टर साहब, इस साक्षात्कार के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत। तो आपने देखा मेरे साथ इस जनहित वार्ता के इस एपिसोड में खास मेहमान के तौर पे डॉक्टर भूपेंद्र चौरसिया सर मौजूद थे। ये दिल्ली के बहुत जाने माने मशहूर डॉक्टर भी हैं और देश की समस्याओं में खुलकर आवाज़ उठाते हैं। और डॉक्टर साहब से काफ़ी चीज़ें हमें सीखने को मिला। चिकित्सा के क्षेत्र में बात कर लीजिए, अगर भारत में जो हमारी बहनें हैं, जो बेटियां हैं, जो किस प्रकार से अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं, काफ़ी चीज़ों को खोला। और इन्होंने ये इस टाइप की जो डॉक्टरों के साथ हैवानियत होता है उसमें भी डॉक्टर साहब ने अपनी शोक को बताया, डॉक्टरों के भीतर की तकलीफ़ को बताया, जिसके ऊपर सरकार को विशेषकर ध्यान देनी चाहिए। इस एपिसोड के अंत में रामधारी सिंह दिनकर जो बिहार के बेटा कहा जाता है, और उन्होंने क्या खूब कहा है, उस पंक्ति के साथ हम इस एपिसोड का अंत करेंगे कि जला अस्थियाँ बारी बारी छिटकाई जिसने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर बिना लिए गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। वास्तव में हमारे क्रांतिकारी
ना स्नेह का मोल लिया, लेकिन फिर भी अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया इस मातृभूमि के लिए, इस देश के लिए। लेकिन आज उनका सपना वास्तव में पूरा हुआ नहीं। वो अगर ऊपर से भी उनकी आत्माएं देखती होगी देश की दुर्गति, तो उन्हें भी बहुत रोना आता होगा। तो इसीलिए हम सभी का कर्तव्य बनता है कि हम देश के लिए कुछ करें, समाज के लिए कुछ करें। डॉक्टर साहब डॉक्टरी के क्षेत्र में होने के बावजूद भी युवाओं को संगठित करने में लगे हैं। तो इनसे हमें ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि हर प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य बनता है, यह धर्म बनता है कि वो राष्ट्र के साथ खड़े हों। हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हम राष्ट्र के लिए खड़े हों। अपने लिए आपका पास 24 घंटा समय है, लेकिन देश के लिए और राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए आप 1 घंटा समय निकालिए और आप राष्ट्र के लिए जो भी योगदान हो सके उनको दीजिए। और आप वो भी नहीं कर पा रहे तो कोई कर रहा है तो उनका साथ दीजिए, वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप चुप रहिए। तो ये आपका कर्तव्य बनता है। और आप राष्ट्र के लिए नहीं सोचते, आप संस्कृति के लिए नहीं सोचते, आप इस धरती के बोझ हैं, आप इस देश के बोझ हैं। तो इस एपिसोड में हम आपके साथ यहीं तक। हम आपसे जल्द मिलेंगे जनहित वार्ता के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बने रहिए स्वदेशी भारत न्यूज़ में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।